हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो लेखपाल अकाउंटेंट कमेटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो अकाउंटिंग और टैक्सेशन की क्लासेस आ रही थी, साथ में ही प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं। वीडियो तो बहुत लंबी बनाई जा सकती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना पढ़िए जो एग्जाम में आए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो कम टाइम में ज्यादा अच्छा चीजों को लेना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी, और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग? लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है? तो रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना। टू प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ लेजर, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते तैयार करना। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों को तैयार करना। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखांकन में, अकाउंटिंग में, क्योंकि अब एडवांस अकाउंटिंग भी होती है जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी आती है, जिसमें कि जो भी अकाउंटिंग का काम होता है, क्योंकि अब तो जितने भी बैंक्स हैं या फिर जो ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, सब जगह देख लीजिए, अब सारा काम लगभग कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो वहाँ पर अब जो है उसके लिए अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। तो उनका प्रयोग जो होता है वो क्या है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या करना होता है? तो लेन देनों का लेखा करना भी होता है, उनको लेजर तैयार करना भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। ये तो सिर्फ एक क्लिक पे हो जाता है। आपने जैसे ही उसमें एंट्री करी है, अपना अकाउंट्स बनाया है, अगर आपने काम किया होगा टैली पर तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कंपनी बनाई जाती है। उसके बाद जब जैसे ही आप उसमें जो भी एंट्री है वो करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाती हैं एक क्लिक पर। तो क्या रहता है, ये सारे ही चीजें आप आसानी से कर सकते हैं अगर जो आपने कंप्यूटर में का यूज किया है अकाउंटिंग के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड? आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास लगाया जाता है परचेज प्राइस, क्रय मूल्य पर, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू, अप्लिकेट मूल्य पर, या फिर फेस वैल्यू, अंकित मूल्य पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकम टैक्स की हम बात करें तो वहां पर भी एक डिप्रिसिएशन चैप्टर है। अभी मैंने आपको वीडियो अपलोड करी है जिसमें कि डिप्रिसिएशन के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था, क्या होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं, कितनी तरह का होता है। तो यहाँ पर जब हम इनकम टैक्स में बात करते हैं तो वहां पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर किया जाता है। WDV शॉर्ट में लिखा हो सकता है एग्जाम में। अप्लिकेट मूल्य जो निकल के आता है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अप्लीकेबल टू अ कंपनी अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 11? धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी पर लागू होता है। ITR 4, ITR 6, ITR 5, ITR 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ITR से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस पर आगे वीडियो भी अलग से आएगी। यहाँ पर ITR के बारे में मैं आप लोग को समझा दूंगी अच्छे से कि कौन सा ITR कहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सेक्शन 11 है वो कंपनीज जो सेक्शन 11 के अंतर्गत छूट लेती हैं, डिडक्शन लेती हैं, उनके अलावा जो बाकी कंपनीज होंगी वो कौन सा ITR का यूज करती हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ITR यूज करती हैं ITR 6। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत जगह आया हुआ है, बहुत से अकाउंटिंग के एग्जाम्स हुए हैं जो अकाउंटेंट के हैं, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो अगर आप देखेंगे तो रिपीटेड होते हैं, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट में जो एग्जाम होते हैं, PGT के हो, TGT के हो, अकाउंटेंट के हो, वो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम तक में वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एज इट इज भी अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपके लिए आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्श्चन है, हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न्ड बाय? क्रय क्रय प्रणाली किसके द्वारा शासित होती है? हायर परचेज एक्ट 1972, क्रय क्रय अधिनियम 1972, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल की बिक्री अधिनियम, इंस्टॉलमेंट एक्ट, किस्त अधिनियम, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट, संपत्ति पंजीकरण अधिनियम। तो हायर परचेज किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसकी बात की जाती है सिस्टम की, तो ये किसके द्वारा शासित होता है? जैसे कि हर चीज जो होती है उसके लिए एक अपना एक्ट बना है, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट बना है 1932 है, या फिर अनुबंध अधिनियम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। इसी तरह जो आपका क्रय क्रय प्रणाली है उसमें कौन सा एक्ट यूज किया जाता है? तो यहाँ पर उसमें जो यूज किया जाता है वो हायर परचेज एक्ट 1972 होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्वेश्चन में पूछा गया हो, क्योंकि ये दोनों एक तरह से कहिए हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट भाई भाई समझे जाते हैं, दो भाई ही हैं,
अलग अलग। तो यहाँ पर जो किराया है वहाँ पर तो हायर परचेज यूज होता है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है, माल की बिक्री अधिनियम लगता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड। धारा 80C से 80U के अंतर्गत कटौती से अधिक नहीं किया जा सकता। ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो सेक्शन 80 के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया था टैक्सेशन में, जो सेक्शन 80 होती है वहाँ पर 80C से 80U तक की होती हैं, जिसमें कुछ इनकम से रिलेटेड होती हैं, कुछ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सी कटौती या इस तरह से कह सकते हैं कि किसके कटौती देने के बाद, क्योंकि पहले ग्रॉस टोटल इनकम आती है पांचों हेड से कैलकुलेट करने पर, उसके बाद इसमें डिडक्शन दी जाती है तो निकल के हमारी टोटल इनकम आती है। तो यहाँ पर क्या रहा है, ये किससे अधिक नहीं किया जा सकता, यानी कि कितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम कुल सकल आय। सपोज कर लीजिए जैसे कि कुल टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए है, ठीक है। अगर आप किसी की आपने इनकम कैलकुलेट की और वो कितनी निकल के आती है, 5 लाख निकल करके आती है, तो यहाँ पर आप 5 लाख से ज्यादा थोड़ी डिडक्शन दे पाएंगे, उतनी तो दे पाएंगे ना जितना कि आपके पास टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है। तो यहाँ पर 5 लाख तक ही दे सकते हैं। अच्छा, एक कभी कभी होता है कि कोई भी डिडक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पर जो टोटल इनकम है और ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल हो सकती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती। ज्यादा होगी तभी तो डिडक्शन देने के बाद टोटल इनकम तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is the rate of TDS on winning from lotteries or crossword puzzles etc. under section 194B if the pay is non-resident? यदि प्राप्तकर्ता निवासी है तो धारा 194B के तहत लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल आदि से जीतने पर TDS की दर क्या होगी? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। TDS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एक वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊंगी। इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं TDS से रिलेटेड। यहाँ पर जो कह रहा है कि लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल जो होगा वहां पर अगर जीतने की राशि है तो कितना उस पर जो है टैक्स लगेगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि प्राप्तकर्ता क्या है, अनिवासी है, यानी कि नॉन रेजिडेंट है। तो क्या होते हैं ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 30% लगता है उस पर TDS, साथ में सरचार्ज और साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4% का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी सारी चीजें सेम ही है, सिर्फ परसेंटेज में चेंजेस हैं। तो 30% लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? वस्तु और सेवा कर GST की अवधारणा किस देश से ली गई है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है, तो इसकी अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है मेनली कनाडा से। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। GST से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि टैक्सेशन आपका दे रखा है। टैक्सेशन में दोनों तरह के आ जाते हैं टैक्स, डायरेक्ट भी आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं। इस पर भी एक वीडियो जल्दी आ जाएगी, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद इंटरेस्ट और रिफंड? आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा रिफंड पर ब्याज से संबंधित है? 244A, 244, 240, 20 तो सेक्शन ए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम टैक्स पे कर दिया है, एक्सेस है, तो उसकी वजह से रिफंड हो रहा है। तो रिफंड जब हो रहा है तो उस पर हमको ब्याज भी होगा। तो इंटरेस्ट जो हो रहा है तो वो किस सेक्शन में आता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो किस सेक्शन में हो जाता है, वो 244A में हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What are the steps in preparing closing entries? समापन प्रविष्टियों की तैयारी में क्या कदम होते हैं? Close all expenses accounts to income summary, सभी व्यय खातों को आय सारांश में बंद करना। Close all income accounts to income summary, आय सारांश के लिए सभी आय खातों को बंद करना। Close income summary to the appropriate capital account, उचित पूंजी खाते में आय सारांश बंद करना। All of these सभी विकल्प। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से स्टेप्स होते हैं जो एक फाइनल इंटरेस्ट की जारी थी, क्लोजिंग इंटरेस्ट की जारी होती हैं, उसके तब चरण कितना होते हैं, स्टेप्स कितना होते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखे हैं 3 आपके पॉइंट, तीनों ही करेक्ट हैं।
कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, सारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स को बंद करके जो है दिया जाता है और आय का सारांश निकाला जाता है। क्लोज ऑल इनकम अकाउंट्स से इनकम समरी तक पहुंचा जाएगा, फिर इनकम समरी टू द अप्रोप्रिएट कैपिटल अकाउंट, जितना जो भी समरी निकल करके आएगी उसे उचित पूंजी खाते में आय सारांश बंद करना। ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी विकल्प ऑल ऑफ दीज। इसमें मेनली वे अकाउंट्स आ जाते हैं जो लास्ट में बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद कर दिए जाते हैं और उनको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। जो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो फिक्स अकाउंट्स कहलाते हैं, जिसमें आपको आगे कैरी फॉरवर्ड हम लोग करते हैं। जब भी अकाउंट बनाते होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड बीडी लिखा जाता है, सीडी लिखा जाता है। तो यहाँ पर वो अकाउंट्स आते हैं जिनको फाइनली कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है उस लेखांकन वर्ष में, उस अकाउंटिंग पीरियड में। और उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि जो है आहरण खाता जो होता है, बैंक अकाउंट जो होता है, या फिर जो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। और जो संपत्ति खाते होते हैं, एसेट्स अकाउंट्स होते हैं, या फिर जो शेयर होल्डर्स के को होते हैं, तो उन सबको बंद नहीं किया जाता, उसको हम आगे लेकर के जाते हैं नेक्स्ट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ एवरेज कॉज इज एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केस। वैल्यू ऑफ पॉलिसी ₹70,000, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹80,000, स्टॉक सॉल्वेज ₹21,600। निम्नलिखित परिस्थितियों में दावे की राशि ज्ञात कीजिए यदि औसत वाक्य लागू है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम से आपका क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा है कि आपको दावे की राशि निकालनी है औसत वाक्य के अंतर्गत, और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बता रखी है कि पॉलिसी जो वैल्यू है वो 70,000 की है, और जिस दिन जो है आग लगी थी उस दिन स्टॉक कितने का था, 80,000 का था, और कितना स्टॉक जो था वो बचा है बाद में 21,600 का बचा है। तो आपको बताना है कि कितनी राशि का दावा किया जाएगा। अब इसे कैसे निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, इफ एवरेज कॉस्ट एप्लीकेबल क्लेम। यहाँ पर जो फॉर्मूला ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला लगाया जाता है। क्या है फॉर्मूला हमारा, एक्चुअल लॉस, जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है, इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी, जो पॉलिसी की वैल्यू जैसे कि क्वेश्चन आपके दे रखी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, और जो जिस टाइम आग लगी थी, जिस टाइम फायर लगी थी उस टाइम पर जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी थी। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक्चुअल लॉस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा है, तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे हम, जो टोटल स्टॉक हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 80,000 का, ये जो 80,000 का स्टॉक दे रखा है, और हमारा जो जितना स्टॉक बच गया है, तो जाहिर सी बात है जितना स्टॉक हमारा बच गया है और टोटल हम लेकर के आए थे, तो बीच में जो स्टॉक का गैप है ना, वही तो वेस्ट हुआ है, वही आग से हमारा जला है। तो यहाँ पर 80,000 माइनस 21,600, तो यहाँ पर 80,000 में से हम 21,600 जो अमाउंट बचा है उसको लेस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल लॉस निकल आएगा 58,400 का। अब उसे हम अपने इस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है इसमें इनपुट कर देंगे। 58,400 इंटू हो जाएगा वैल्यू ऑफ पॉलिसी 70,000 अपॉन में आ जाएगा, जो स्टॉक की वैल्यू थी फायर लगने के टाइम पर 80,000 की, वो अपॉन में आ जाएगी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, उसके बाद 8 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा क्लेम अमाउंट 51,100। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लेम अमाउंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा एक किस ऑप्शन पे दे रखा है। तो अमाउंट दे रखा है हमारा जो सी ऑप्शन है वहां पर दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 51,100 रुपए की जो राशि है वो औसत वाक्य के अंतर्गत दावे की राशि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर विच एक्ट टैक्सेस ड्यू टू द गवर्नमेंट और प्रेफरेंशियल लायबिलिटी। सरकार को कर की राशि किस अधिनियम के अंतर्गत स्वाधिकारी दायित्व होती है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रांतीय दिवालिया अधिनियम, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम, बोथ ऑफ द अबव, दोनों, नन ऑफ द अबव, दोनों नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्राधिकारी दायित्व आपने पढ़ा होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हो जाते हैं, लायबिलिटी जो बनती है, तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत वो बनती है। तो यहाँ पर आपने इसमें इंसॉल्वेंसी के बारे में तो वहां पर समझाया था कि जो प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम होता है उसके अंतर्गत ये जो भी प्राधिकारी दायित्व होता है वो आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें कि क्लर्क जो है या फिर कुछ मजदूर हैं तो उनको एक लिमिट तक वेतन जो होता है उसकी, या फिर जो मजदूरी होती है उसकी छूट दी जाती है, उसको प्रोफेशनल माना जाता है। तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था, वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो क्लासेस की वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट अलग से है, देख लीजिएगा एक बार, अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम। क्रय पद्धति में क्रय क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है। ओनरशिप ऑफ एसेट, संपत्ति का स्वामित्व, पोजेशन ऑफ एसेट, संपत्ति का अधिकार, ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ एसेट, संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार, नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय पद्धति, तो दो चीजें थी, एक हायर परचेज था और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो जो क्रय पद्धति होती है उसमें क्रय क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है, तो जब क्रय पद्धति के अंतर्गत हम जो है विक्रय कर रहे होते हैं तो वहां पर संपत्ति का अधिकार जो होता है वो हस्तांतरित हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे, तो थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो संपत्ति का स्वामित्व होता है, जब तक आखिरी किस्त लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर दिया जाएगा तब तक जो है उसका संपत्ति का स्वामित्व ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ उसको एसेट को यूज करने का अधिकार जो है ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ओनरशिप नहीं होती। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम था उसमें क्या था कि जैसे हम पहले इंस्टॉलमेंट पे करते थे हमें साथ ही स्वामित्व भी मिल जाता था। तो दोनों में यही डिफरेंस था। और दूसरा डिफरेंस मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है किराए क्रेता उसको हायरर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेस फॉर द डिफरेंस बिटवीन। एक बैंक समाधान विवरण किसके बीच अंतरों के लिए कारण जानने हेतु तैयार किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है तो वहां पर किस चीज का डिफरेंस जानने के लिए, किसके बीच में डिफरेंस जानने के लिए तैयार किया जाता है, इसी सा क्वेश्चन है। द बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक, रोकड़ बही के रोकड़ खाते के अनुसार शेष तथा पासबुक के अनुसार शेष। द बैलेंस एज पर बुक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड द पासबुक, रोकड़ बही के बैंक खाते के अनुसार शेष तथा पासबुक के अनुसार शेष। द बैलेंस एज पर बुक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, या फिर नाइदर ऑफ द अबव में से कोई नहीं। तो एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो किसके बीच जो होता है डिफरेंस, तो जो कैश बुक बनाई जाती है उसमें जो बैंक कॉलम होता है और जो पासबुक होती है उनके बीच का डिफरेंस देखा जाता है। कैश बुक के कैश कॉलम का नहीं, कैश बुक के बैंक कॉलम का। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये गलती आप लोग से हो सकती है एग्जाम में। इसको ध्यान में रखिएगा कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है और जो पासबुक होती है उसके बीच के डिफरेंस को देखा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एक बैंक समाधान विवरण पत्र होता है, पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। तो जो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका भाग होता है वो। तो यहाँ पर जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो क्या रहेगा, एक मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है, एक अलग से स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है सिर्फ ये देखने के लिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं है। आवश्यकता होती है तो बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसके द्वारा ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ना तो वो कैश बुक का होता है पार्ट, ना ही बैंक अकाउंट का पार्ट होता है, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ममता त्यागी इज गिवन ऑन 31 December 2017। बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक इज ₹10,000। डिविडेंड ऑफ ₹2,000 was collected by the bank but was entered in the cash book as ₹200। What is the cash book bank balance? यहाँ पर ममता त्यागी ने, तो यहाँ पर ममता त्यागी के बारे में दे रखी है कि दिसंबर 2017 को उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर कोई भी डेट हो सकती है। पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस 10,000 रुपए है। लाभांश का 2,000 रुपए बैंक द्वारा एकत्र किए गए थे, लेकिन रोकड़ बही में 200 रुपए मात्र दर्ज कर लिए गए हैं। रोकड़ बही शेष क्या है, यहाँ पर आपको बताना है कि रोकड़ बही का शेष क्या होगा। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, अभी तक जिसको हम पढ़ रहे थे सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमको वो तैयार करना है, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसे कैसे तैयार करेंगे, जो कि हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बैलेंस एज पर कैश पासबुक दे रखा है हमारे क्वेश्चन में 10,000 का, उसको लिख लेंगे। उसमें से क्या हम लिस्ट कर देंगे, जो डिविडेंड नॉट कलेक्टेड इन कैश बुक, जो डिविडेंड कैश बुक में कलेक्ट नहीं किया गया है 1800 का, उसको हम लिस्ट कर देंगे। कितना बचेगा हमारा 8,200। ये 8,200 क्या हो जाएगा हमारा, जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि रोकड़ बही शेष क्या है, तो क्या हो जाएगा 8,200 का एक आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आपको को समझ में नहीं आ रहा होगा 1800 रुपए क्यों किए गए, तो 2,000 रुपए जो बैंक द्वारा एकत्र किए गए थे और 200 रुपए जो दर्ज कर लिए गए हैं, तो कितने दर्ज नहीं किए गए, 1800 रुपए तो बचे, 200 रुपए तो दर्ज किए जा चुके थे ना, 1800 में बचे हमारे, वही 1800 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹12,50,000 and paid ₹5,60,000 in cash।
व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। राम ने शाम से 12,50,000 रुपए का माल खरीदा है और 5,60,000 रुपए नकद दिए हैं। इस व्यवहार की जनरल प्रविष्टि क्या होगी। यहाँ पर उन्होंने कुछ माल को खरीदा है और खरीदा है 12,50,000 का, और उन्होंने जो 12,50,000 खरीदा, लेकिन नगद जो कैश जो दिए हैं वो 5,60,000 रुपए दिए, यानी कि बाकी का जो खरीदा है उन्होंने गुड्स, वो क्या हो जाएंगे, वो क्रेडिट पे माने जाएंगे, उधार पे लिए उन्होंने। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जर्नल एंट्री क्या होगी। राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या टू श्याम, और यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि दो चीजें हैं, दो तरह से दे रखा है, एक आपकी कैश भी है और साथ में उधार क्रेडिट भी है। तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी मिश्रित जो प्रविष्टि है वो की जाएगी। अब यहाँ पर कौन सी करेक्ट होगी, कौन सी सही होगी। तो यहाँ पर जो परचेज अकाउंट है डेबिट हो जाएगा 12,50,000 से पूरा। अब यहाँ पर कुछ जो उन्होंने कैश में किया है भुगतान जिसका, वो टू कैश अकाउंट में आ जाएगा 5,60,000 का, और टू श्याम अकाउंट जो बाकी का उन्होंने नगद नहीं लेकर के जो उधार पे लिया है 6,90,000 रुपए जो शेष बच रहे हैं। यहाँ पर 6,90,000 कहाँ से आ गए, बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। 12,50,000 में से 5,60,000 लेस कर दीजिएगा तो बैलेंसिंग अमाउंट आपका 6,90,000 रुपए आ जाएगा। वही 6,90,000 रुपए क्या हो जाएंगे, टू श्याम अकाउंट के नाम से हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसके लिए जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए कि कैसे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज डिसएडवांटेजेस ऑफ ए डबल अकाउंट सिस्टम। यहाँ पर पूछा है कि जो दोहरा खाता प्रणाली है उसका क्या नुकसान होता है। सिंस ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड नॉट रिटर्न ऑन वैल्यू, द बैलेंस शीट डजंट एग्जिबिटेड अ रियल पोजीशन। क्योंकि सभी संपत्तियां लागत पर दर्ज की जाती हैं, ना कि लिखित मूल्य पर, बैलेंस शीट वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है। इनका कहना है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है, ना कि जो आपकी अपलिखित वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू है, यानी कि जो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद की वैल्यू आती है उस पर नहीं दिखाया जाता है। इसलिए सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करती जो बैलेंस शीट होती है। प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम। इस प्रणाली में जो राजस्व यानी कि जो आयगत व्यय होता है और जो पूंजीगत व्यय होता है के बीच के में सही अंतर करना संभव नहीं हो पाता। काफी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहीं कहीं तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है। It is not always possible for ordinary people to understand the accounting statement and forms। ये मतलब जो ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए इसको समझ पाना इतना आसान या सुविधाजनक नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा नुकसान होता है। आपको जो नीचे कोड है वो बनाकर दे दिए गए हैं, आपको बस देखना है कि जो जो सही होंगे, तीनों भी सही हो सकते हैं, कोई दो सही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, क्या नुकसान होते हैं। जो पहला पॉइंट है करेक्ट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पर दिखाने की वजह से क्या होता है, जैसे कि आपका कोई बिजनेस 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल से जो आपका एसेट है, जैसे कोई फर्नीचर है, तो उस पर डिप्रिसिएशन होता जाता है, लगता जाता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती। लेकिन अगर आपने उसी मेथड पर दिखा दिया है, उतनी 10 लाख का खरीदा था, 10 लाख का आप 10 साल बाद भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 10% अगर लगते लगते क्या होगा, बिल्कुल 10 साल में समाप्त हो चुका होगा। लेकिन अगर वैल्यू उतनी ही दिखा रही है तो वहाँ पर क्या है, वो मिसगाइड कर रही है, सही सिचुएशन नहीं बताएगी। यहाँ पे ये भी एक नुकसान है। दूसरा जो कह रहा है कि बीच में डिफरेंस करना मुश्किल होता है, करेक्ट है, कई जगहों पर बहुत काफी कंफ्यूजन होती है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, बिल्कुल करेक्ट बात है। जिसको प्रिंसिपल्स पता होंगे कि कैसे जनरल एंट्रीज की जाती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं यहाँ पर, वही इनको समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे कॉमर्स को वैसे तो सब कहते हैं बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। जो कॉमर्स बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होता है कि कितनी आसान है। ऐसे सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा किसने किसने आप लोगों से कहा कि कॉमर्स बहुत ईजी है। तो यहाँ पर तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांचेस द रेमिटेंस टू एंड फ्रॉम हेड ऑफिस शुड बी कन्वर्टेड एट। विदेशी शाखाओं की दशा में प्रधान कार्यालय को एवं भेजे गए रोकड़ को परिवर्तित किया जाना चाहिए। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एक्चुअल डेट एट विच द रेमिटेंस वर मेड, एवरेज रेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो विदेशी शाखा या जो ब्रांच अकाउंटिंग है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें जो विदेशी शाखाएं होती हैं, जो प्रधान कार्यालय होता है यानी जो हेड ऑफिस होता है, को जो भी कैश जो होता है वो परिवर्तित करती हैं, तो किस रेट पर करती हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फॉरेन करेंसी में करती हैं, तो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके थे।
अब क्या रेट होता है ये क्वेश्चन पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर रेट जो होगा जो एक्चुअल रेट होता है या फिर जो विच द रिमिटेंस वर मेड, वास्तविक दर से जिस पर रोकड़ भेजा गया है उस पर ही क्या किया जाता है, दिखाया जाएगा अकाउंट्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट टी ऑफ वैद्य एंड सन्स ट्रांसफर्स गुड्स टू डिपार्टमेंट क्यू एट ए प्राइस दैट इंक्लूड्स a markup of 25% on cost. If the closing stock of department A is rupees 65,000, stock reserve will be created for. वैद्य एंड सन्स का विभाग P है, विभाग Q को इस कीमत पर माल हस्तांतरित करता है जिसमें लागत पर 25% का मार्कअप शामिल है। यदि विभाग A का समापन स्टॉक 65,000 रुपए है तो स्टॉक रिजर्व बनाया जाएगा, यानी कि जो स्टॉक है उसके रिजर्व में कितना रखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट का कितना है 65,000 का, फिर गुड्स सेट बाय डिपार्टमेंट P टू Q एट प्राइस दैट इंक्लूड्स अ मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो क्या कह रहा है, जो गुड्स सेट किए गए थे डिपार्टमेंट P से Q को, वहां पर जो मार्कअप है वो 25% का कॉस्ट पे रखा गया। तो यहाँ पर 65,000 का है, 25% का निकालेंगे, यानी कि इस 65,000 में जो 25% है वो इंक्लूड है, तो अपॉन 125 हो जाएगा। तो 125 है तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 का। 25 से 1 टाइम यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 5 टाइम चला जाएगा। इसको जब आप 5 से 65,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व हो जाएगा 13,000। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये ध्यान में रखना था कि यहाँ पर जो टोटल प्राइस है और प्रॉफिट इसमें 25% का मार्कअप रखा गया है, तो प्रॉफिट है 25 का और जो कॉस्ट है वो 100 की हो जाएगी, तो टोटल प्राइस यहाँ पर 125 हो जाएगा। गलती जो होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर 100 से कर देंगे तो यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,000। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Administrative expenses are apportioned among various departments on basis of the purchase value of each department. प्रशासनिक खर्चे को विभागों में उनके द्वारा क्रय मात्रा के आधार पर वितरित होना चाहिए। Administrative expenses are apportioned among various departments on basis of the sales value of each department. प्रशासनिक जो खर्चे होते हैं उनको विभिन्न विभागों में उनके द्वारा विक्रय मात्रा के आधार पर वितरित होना चाहिए। Administrative expenses are apportioned among various departments on the basis of the value of asset of each department. उनके द्वारा धारित संपत्तियों के मूल्य के आधार पर वितरित होना चाहिए। Administrative expenses are apportioned among various departments on the basis of the time spent by employees in each department. Basically ये पूछा है आपसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उन पर किस तरह से डाला जाता है, किस तरह से उनके खर्चों को वितरित किया जाता है, किस बेसिस पे। एक बार में पूछा है कि जो परचेज वैल्यू होती है उसके आधार पे, दूसरी बार में बता रहा है कि जो सेल वैल्यू होती है उसके आधार पर, तीसरे में बता रहा है कि जो एसेट्स होती हैं उनके मूल्य के वैल्यू के आधार पर, और फोर्थ में कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने जितना टाइम बिताया होगा उसके बेसिस पे डालना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है। तो जो भी एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा जितना भी टाइम स्पेंड किया जा रहा है उस पर उसके आधार पर ही उसको वितरित किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स द कॉमन एक्सपेंसेस ऑफ डिस्काउंट रिसीट विल बी शेयर्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ। विभागीय खातों में प्राप्त छूट के सामान्य खर्च को विभागों के बीच इस आधार पर साझा किया जाएगा। सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की बिक्री। परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की खरीद। फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग के कब्जे वाले मंजिल क्षेत्र। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी कि प्रत्येक विभाग के वेतन और मजदूरी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होते हैं, भागी खाते होते हैं, तो वहाँ पर जो उनको प्राप्त छूट है या फिर जो सामान्य खर्च होते हैं कि उसको जो डिपार्टमेंट होता है अलग अलग उन पर किस आधार पर साझा किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी कि जो कुछ जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जो सभी डिपार्टमेंट्स पे आते हैं, तो वहाँ पर अगर हम अलग अलग उनका बना रहे होंगे अकाउंट्स को एक्सपेंसेस के, तो वहाँ पर हम किस बेसिस पे सब पर डालेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जो किस बेसिस पे डालते हैं, परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट, प्रत्येक विभाग की खरीद के बेस पे डालते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कॉल्ड। ऐतिहासिक लागत के से मूल्यह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य डैश कहलाता है। यानी कि जब किसी भी एसेट की जो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है समझ लीजिए, जिसका हमने उसे परचेस किया होगा पहली बार में,
उस पर डिप्रिसिएशन को जब हम हटा देते हैं तो अब जो वैल्यू बचती है वो क्या कहलाती है? फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा कि यहाँ पर उस वैल्यू को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को प्लीज शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर किया करिए। लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।